दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका RSCIT का एग्जाम कल होना है और उसी के रिगार्डिंग में आपके लिए 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं तो ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेंगे और किसी भी वेबसाइट्स पे नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये क्वेश्चंस मैंने खुद तैयार किए हैं, खुद मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जो 35 क्वेश्चंस है वो मैंने तैयार किए हैं। आपने हमारे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे, उम्मीद करता हूं आपको उनसे काफी हेल्प मिली होगी और ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने आज से पहले नहीं देखे होंगे, ना कभी सुने होंगे, ना ही कभी देखे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको नए नए वीडियोस या नए नए नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं और बड़ी-बड़ी व्यावसायिक फर्मों और बिजनेस ऑपरेशन के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग करके अपन बड़ी-बड़ी संस्थाओं में या बड़ी-बड़ी व्यापारिक फर्मों में बिजनेस ऑपरेशंस के करने के लिए हम कर सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। बिजनेस के ऑपरेशंस को करने के लिए अपन मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अगर मैं आपको इसका उदाहरण बताऊं तो जो हमारा LIC की जो कंपनी होती है उसमें बड़े-बड़े जो डेटास वगैरह होते हैं, बिग डेटा होते हैं, अपने कस्टमर्स के डेटा को संभालने के लिए अपन क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का वहाँ पे यूज होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो वैज्ञानिक यूज करते हैं। इसरो, नासा के वैज्ञानिक जो होते हैं, दूर दराज अंतरिक्ष की खोज वगैरह करनी होती है तो बड़े बड़े डेटास में कैलकुलेशन उनको करनी होती है ना। बड़े बड़े डाटा को उनको कंप्यूटर में सेव करके रखना होता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली होते हैं जो भूकंप की जानकारी, भूकंप का केंद्र बिंदु कहाँ था, मौसम की भविष्यवाणियां, है ना, ये सब उससे रिलेटेड जो काम है हमारा सुपर कंप्यूटर करता है। माइक्रो कंप्यूटर तो वो होता है जो अपन यूज कर रहे हैं अभी, लैपटॉप और डेस्कटॉप जो अपन यूज करते हैं व्यक्तिगत कार्यों के लिए, एजुकेशनल का वर्क के लिए जो अपन यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। और मिनी कंप्यूटर भी एक तरीके से माइक्रो कंप्यूटर की तरह ही होता है जो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, सर्वर्स के लिए यूज होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में उसका यूज होता है। ये भी काफी पावरफुल और काफी शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। बट इस वाला जो क्वेश्चन है, सरकारी संस्थाओं में और बड़ी बड़ी व्यवसायिक कंपनियों में जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो होते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। तो मिनी कंप्यूटर जो था उसका उदाहरण क्या क्या है वो हमें बताना है। K202, FDS92, हिटाची Z800 या बोथ A एंड B। तो देखो मिनी कंप्यूटर का जो उदाहरण अगर मैं कहूँ तो A और B दोनों है, K202 और FDS92 ये हमारे मिनी कंप्यूटर का था। बट जो हमारा हिटाची है ये जो है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है हिटाची Z800। ठीक है, और भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बोथ A एंड B, यानी K202 FDS92। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये विशेष प्रोग्राम होते हैं जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस होता है, ऐसी कौन सी प्रणाली होती है, ऐसे कौन से प्रोग्राम होते हैं जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में होती है ना, उससे कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा जो है हमारा डिवाइस सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिवाइस ड्राइवर। ठीक है ना। डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस वगैरह लगे हुए होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए, उनसे क्या करते हैं, कंप्यूटर को वर्क करने के लिए जो हमारा डिवाइस ड्राइवर होता है वो हमें अनुमति देते हैं। बिना डिवाइस ड्राइवर के क्या होता है ना, जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं वो सडन से वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर ऐसे ड्राइवर या ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को कंप्यूटर के लिए प्रिपेयर करते हैं, कंप्यूटर के लिए रेडी करते हैं वर्क करने के लिए। ठीक है ना, पहले से ही कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है ना, ताकि हमें अलग से कीबोर्ड और माउस के लिए क्या होता है ना, अलग से किसी भी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। और वो किस प्रोग्राम की वजह से होता है, वो होता है डिवाइस ड्राइवर्स की वजह से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी। निम्न में से बाह्य उपकरण यानी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं
पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो हम अतिरिक्त कंप्यूटर में लगाते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है ना, वो कहलाते हैं हमारे कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस जो होते हैं हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जिसे हमें अलग से लगाना पड़ता है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसका सही है, यानी कि बोथ। निम्न में से एसएसडी के बारे में सत्य कथन क्या है? मतलब जो हमारी एसएसडी होती है वो बताना है हमें कि इसका सत्य कथन राइट क्या है इनसे। इसका पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ये सही है। एसएसडी हार्ड डिस्क की तरह ही स्टोरेज डिवाइस होती है, ये भी सही है। अपने कंप्यूटर में एसएसडी लगा लेने से कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो जाती है। मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर में एसएसडी लगा लेते हैं तो आपके कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो फास्ट हो जाती है, कंप्यूटर हैंग नहीं होता, स्लो नहीं होता। तो ये तीनों विशेषताएं क्या होती है हमारे एसएसडी की होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन जो है हमारा तीनों ये राइट हो जाएंगे कि इसका पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये हार्ड डिस्क की तरह स्टोरेज डिवाइस होती है और अपने कंप्यूटर में लगा लेने से कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो जाती है। मान लीजिए आपने कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑफ कर रखा है, ठीक है। आप किसी सेंटेंस का पहला शब्द कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो आप किस कॉम्बिनेशन की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब ये कहना जा रहा है जो कीबोर्ड में कैप्स लॉक होता है हमारा, अगर आपने उसको ऑफ कर रखा है और आप किसी भी टेक्स्ट के पहले शब्द को आप बड़ा करना चाहते हैं कैपिटल लेटर में, तो आप किस कॉम्बिनेशन की का प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे शिफ्ट की का यूज, ठीक है। शिफ्ट की का यूज करके आप किसी भी टेक्स्ट का पहला शब्द बड़ा कर सकते हैं अगर अपना कैप्स लॉक ऑफ है तो, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, शिफ्ट। एमएस वर्ड 2019 में टेबल बनाते समय आप किसी एक सेल में रो और कॉलम जोड़ना चाहते हैं तो निम्न में से कौन से ऑप्शन उपयुक्त होगा? मतलब आप 2019 में टेबल बनाना चाहते हैं और आप सेल के अंदर भी रो और कॉलम जोड़ना चाहते हैं। जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, एक सेल है, ठीक है। आप इसके अंदर भी इस टेबल में सेल में 2 कॉलम और 2 रो यानी कि 2 बाय 2 की आप क्या करना चाहते हो, एक टेबल बनाना चाहते हो इसी बॉक्स के अंदर। तो आप किसका यूज करोगे? तो आप यूज करोगे स्प्लिट सेल का, ठीक है। स्प्लिट सेल करने से क्या होता है, सेल के अंदर सेल बन जाते हैं, बॉक्स बन जाते हैं। मर्ज सेल का मतलब होता है कि अगर कोई सेल्स हैं वो अलग अलग हैं, है ना, अपन चाहते हैं कि उनको एक करना। जैसे कि भी ये है ना, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 इसमें कॉलम है। तो जैसे मैं मर्ज सेल का यूज करूंगा ना तो ये चारों कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, एक हो जाएंगे ये चारों। समझ आ रही है मेरी बात? वो होता है मर्ज सेल। स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि टेबल 2 हिस्सों में टूट जाएगी। जहां पे भी आप क्लिक करोगे टेबल वहां से 2 हिस्सों में अलग हो जाएगी। स्प्लिट का मतलब ये होता है टुकड़े करना, विभाजन करना, विभाजित करना, तोड़ना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका स्प्लिट सेल से आप क्या कर सकते हो, सेल के अंदर सेल बना सकते हो, रो और कॉलम जोड़ सकते हो। एमएस वर्ड 2019 में टेबल बनाते समय 9x4 का क्या अर्थ होता है? तो जब आप टेबल बना रहे हो तो 9x4 का क्या अर्थ होता है? 9 कॉलम 4 रो, 9 रो 4 कॉलम। उपरोक्त दोनों विकल्प गलत हैं, ये उपरोक्त दोनों विकल्प सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 कॉलम 4 रो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एमएस एक्सेल में ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या है? तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो सम करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ इज इक्वल टू का सिंबल, ठीक है। अगर आप अपने एमएस एक्सेल में कोई वैल्यू ऑटो सम करना चाहते हो शॉर्टकट की से तो आपको अल्ट के साथ इज इक्वल टू सिंबल प्रेस करना है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस एक्सेल में मौजूद चार्ट को अगली शीट पर कैसे ले जाया जा सकता है? अगर आप एमएस एक्सेल में कोई चार्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो चार्ट को आप अगली शीट में कैसे ले जा सकते हैं वो पूछ रहा है। चार्ट डिजाइन टैब में जाके आप मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप चार्ट करके, कॉपी एंड पेस्ट करके, या नन ऑफ दीज। तो देखो अगर आप कोई भी एमएस एक्सेल में चार्ट ऐड करते हो, मान लो कि ये एमएस एक्सेल का एक सीट है ना, आपने क्या करा यहाँ पे चार्ट ऐड कर दिया। तो जैसे आप चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो जो चार्ट है वो उसी सीट पे ऊपर आ जाएगा, उसी फाइल में आ जाएगा, आपको अलग से सीट नहीं बना के देनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है चार्ट में कि भी जो चार्ट इंसर्ट होता है वो उसी सीट के ऊपर ही हो जाता है। बट हम चाहते हैं कि नई शीट में अगर हम चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, चार्ट डिजाइन में जाके हम मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे। मूव चार्ट पे क्लिक करने से वो हमसे पूछेगा कि भी आपको ये चार्ट किस सीट में मूव करना है। तो पहले से आपको एक सीट अलग से ऐड करके रखनी है। जैसे आप एक सीट ऐड कर लोगे, प्लस कर दोगे,
तब आपको दूसरी सीट दिखने लग जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे ही आप चार्ट बनाते हो तो चार्ट डिजाइन आता है। चार्ट डिजाइन में कॉर्नर कॉर्नर पे राइट साइड में क्या मिलता है आपको, मूव चार्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने चार्ट को अगली शीट में मूव कर सकते हो, ठीक है। राइट आंसर ए। आप एमएस एक्सेल में मौजूद ग्रिड लाइन को कैसे हटा सकते हैं? डाटा टैब में जाकर, व्यू टैब में जाकर, पेज लेआउट टैब में जाकर, इंसर्ट टैब में जाकर। तो ग्रिड लाइन हटाने के लिए आपको व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में ग्रिड लाइन का ऑप्शन आता है, उसमें आप टिक को अनटिक कर देंगे तो आपका ग्रिड लाइन क्या हो जाएगी, वो हट जाएगी, ठीक है। राइट आंसर बी। एमएस एक्सेल के स्टेटस बार में कितने व्यू बाय डिफॉल्ट मौजूद होते हैं? तो अपना जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस बार होता है नीचे नीचे की तरफ, उसमें कितने व्यू होते हैं वो पूछ रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर 1, पेज लेआउट में जाके व्यू, पेज ब्रेक, रीडिंग व्यू, पेज लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, रीडिंग व्यू, पेज लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है ड्राफ्ट व्यू, पेज ब्रेक व्यू और रीडिंग व्यू। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू और रीडिंग व्यू। ये तीन जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, व्यूज होते हैं, जो स्टेटस बार में हमें दिखते हैं। आप व्यू टैब में जाके भी इन तीनों को देख सकते हो, ठीक है ना। बट ये हमारा एमएस एक्सेल में नीचे जो हमारा स्टेटस बार होता है, जहाँ पे आप जूम इन जूम आउट करते हो ना, वहीं पे ही आपको ये तीनों व्यू मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट तो पेज लेआउट व्यू होता है हमारा। पेज ब्रेक प्रीव्यू हम तब करते हैं जब हमें देखना हो कि हमारा पेज कहीं कट तो नहीं रहा। अगर कट रहा है तो हम उसको सही कर देते हैं, ताकि जो प्रिंट करते वक्त जो पेज हमारा सही आ जाए, ठीक है। रीडिंग व्यू में जब हमें पढ़ना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। ये तीन जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू और रीडिंग व्यू, ठीक है। राइट आंसर ए। निम्न में से एमएस वर्ड में चेंज केस है। एमएस वर्ड में चेंज केस कौन सा होता है? देखो, अपर केस होता है एक, तो टॉगल केस भी होता है, सेंटेंस केस भी होता है, एक कैपिटलाइज ईच वर्ड भी होता है, एक लोअर केस भी होता है। 5 होते हैं टोटल। तो इसमें देखा जाए तो अपर, टॉगल और सेंटेंस, ये तीनों हमारे चेंज केस के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एक समानांतर कोड जिसे पढ़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? MICR, VCR, OCR, MICR। तो समानांतर कोड मतलब इस तरीके की कोड की बात कर रहा है। तो इस तरीके के कोड तो हमें प्रोडक्ट में दिखते हैं, और प्रोडक्ट को अगर हमें रीड करना होता है तो हम BCR, बार कोड रीडर का यूज करते हैं। ये प्रोडक्ट के पीछे होता है, कोई भी प्रोडक्ट होती है उसके आइटम के पीछे क्या होता है ना, ब्लैक कलर की धारियां होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? समानांतर कोड बोलते हैं। उस कोड की पहचान के लिए पर बार कोड, है ना, बार कोड रीडर का यूज करते हैं। MICR तो बैंक में चेकों को रीड करने के लिए होता है, चेक क्लियरिंग के लिए, चेकों के दस्तावेजों की क्लियरिंग के लिए MICR यूज होता है। OCR तो कैरेक्टर को रीड करने के लिए होता है। कोई भी कैरेक्टर अगर आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में कोई पेज है, आप उसको कंप्यूटर में डिजिटल तौर पे सेव करना चाहते हो तो आप OCR का यूज करोगे। और OMR का यूज होता है जो आपके RKCL का या RSCRT का जो पेपर होगा जिसमें आप सर्कल वगैरह करोगे, तो जो डॉट्स होते हैं, सर्किल्स वगैरह होते हैं, उनको रीड करने के लिए OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन का यूज होता है। ये चारों हमारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं, ठीक है। बट इसका यूज होता है हमारा BCR। जब कोई दूसरा आपके ट्वीट को उसके खुद के फॉलोअर्स को दिखाना चाहता है तो उसे कहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि भी जैसे मैंने कोई ट्वीट किया है, ठीक है ना, और मेरा कोई फ्रेंड है, अगर वो उसको अपने दूसरे फॉलोअर्स को भी दिखाना चाहता है अपनी स्क्रीन पे, अपने जो स्क्रीन पे चाहता है कि कोई भी मेरा फ्रेंड है वो उस ट्वीट को देख ले जो मैंने ट्वीट किया है, उसको अपन बोलेंगे रीट्वीट, ठीक है। अगर कोई अपने ट्वीट को दोबारा आगे फॉरवर्ड करता है, शेयर करता है, तो उसको ट्विटर की लैंग्वेज में अपन रीट्वीट बोलते हैं, ध्यान रखना। राइट आंसर सी। का उपयोग हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका यूज हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए, बिल्डिंग की प्लानिंग के लिए, सर्किट डायग्राम के लिए, जो इंजीनियर वगैरह होते हैं वो करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर के द्वारा अपन बड़े बड़े बैनर, पोस्टर वगैरह बना सकते हैं, हाई क्वालिटी के वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हैं, बिल्डिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सत्य कथन है? फैक्स मशीन एक इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है, मॉडेम एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर की गति DPI और क्वालिटी PPM में मापी जाती है, रैम नॉन वोलेटाइल और रोम वोलेटाइल मेमोरी है। तो देखो, फैक्स मशीन जो होती है हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होती है, तो ये तो राइट है। मॉडेम एक आउटपुट डिवाइस है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडेम जो होता है वो फैक्स मशीन की तरह इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस होता है। ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर फुल फॉर्म होती है इसकी। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में यूज करता है, और ये ज्यादातर इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसका यूज होता है, ठीक है।
और जो प्रिंटर होता है इसकी गति डीपीआई में नहीं पीपीएम में मापी जाती है, पेज पर मिनट में। और प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई में मापते हैं, डॉट्स पर इंच में, ठीक है। और जो रैम है वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है ना। जो हमारी रैम है वो वॉलेटाइल यानी अस्थिर मेमोरी होती है, परिवर्तनशील। और जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, अपरिवर्तनशील यानी कि स्थिर मेमोरी। क्योंकि रैम में रखा हुआ डाटा हम पढ़ भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बट रोम में डाटा सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उसको दोबारा हम लिख नहीं सकते, इसलिए इसको अपन नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं रोम को। और रैम को वॉलेटाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रीड एंड राइट दोनों मेमोरी होती है, दोनों प्राइमरी होती है, ध्यान रखना, रैम और रोम, ठीक है ना। तो इसका जो सत्य कथन है हमारा वो ए हो जाएगी, फैक्स मशीन इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की मशीन है। निम्न में से सत्य कथन है, आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप की रैम, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चेक करेंगे। मतलब हमें हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप की रैम चेक करनी है, उसका प्रोसेसर चेक करना है कौन से जनरेशन का है, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, विंडो 7 है, वो चेक करनी है। तो आप कैसे करोगे, कंट्रोल पैनल में जाके आप चेक नहीं कर सकते। इस पीसी में जाकर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ये सही है। डेस्कटॉप पर उपलब्ध दिस पीसी के आइकन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर चूज कर सकते हैं। तो देखो बी और सी ऑप्शन दोनों सही हैं। आप अपने दिस पीसी के अंदर जाके अगर आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको बता देगा कि आपके कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, प्रोसेसर कौन सा है, विंडो कौन सी है और रैम कितनी है। ऐसे ही आप अपने डेस्कटॉप पे अगर आपका जो दिस पीसी का आइकन है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे ना, तब उसमें प्रॉपर्टीज आएगी नीचे नीचे, उसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तब भी वो आपको बता देगा कि आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या है। तो बोथ डी यानी कि बोथ ऑप्शन हमारा बी और सी दोनों राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है इसका। निम्न में से सिक्योर डिजिटल कार्ड के उदाहरण हैं, ठीक है। एसडी कार्ड यानी सिक्योर डिजिटल कार्ड के उदाहरण क्या है, मिनी एसडी कार्ड होता है, माइक्रो एसडी कार्ड होता है, ये दोनों हमारे एसडी कार्ड के उदाहरण होते हैं। तो राइट आंसर सी, ए और बी दोनों। आप अपने कंप्यूटर की संपूर्ण प्रणाली विशेषताओं मतलब सिस्टम स्पेसिफिकेशन और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को कैसे देख सकते हैं। मतलब हमें हमारे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन देखनी है और कॉन्फ़िगरेशन देखना है, कैसे देखेंगे, MS Info 32 टाइप करके, सिस्टम इंफॉर्मेशन टाइप करके, कमांड प्रॉम्प्ट में सिस्टम इन्फो और एंटर प्रेस करके, या ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप अपने कंप्यूटर की सारी जानकारी देखना चाहते हो A to Z, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन सारा देखना चाहते हो, तो आप एक तो MS Info टाइप करेंगे रन कमांड में जाके, MS Info 32, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। आप सीधा सिस्टम इंफॉर्मेशन लिख के भी आप क्या कर सकते हो, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन या सिस्टम स्पेसिफिकेशन में जा सकते हो। तीसरा, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप सिस्टम इन्फो लिखोगे ना और एंटर प्रेस करोगे तो अभी आपको अपने कंप्यूटर की सारी जानकारी वहां उपलब्ध हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर सिस्टम की संरचना की 3 लेयर्स में से एक है। कंप्यूटर सिस्टम की जो संरचना होती है उसमें 3 लेयर होती हैं, कौन सी हैं, हार्डवेयर इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीनों हमारी कंप्यूटर सिस्टम की 3 लेयर्स होती हैं, इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता। तो सबका होना आवश्यक है हमारे कंप्यूटर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। आधिकारिक रूप से विंडो 11 वर्जन को कब रिलीज किया गया, 5 अक्टूबर 2021 को, 5 अक्टूबर 2022 को, 5 नवंबर 2021 को, या 5 दिसंबर 2022 को। तो आधिकारिक रूप से विंडो 11 का जो वर्जन है वो 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज हो गया था। राइट आंसर ए। विभिन्न प्रकार के की कॉम्बिनेशन और मेन्यू के द्वारा कंप्यूटर को रिबूट करना कहलाता है। अगर आप किसी भी की कॉम्बिनेशन का यूज करके, कीबोर्ड का यूज करके अगर आप कंप्यूटर को रिबूट करते हो तो वो कहलाता है हमारा वार्म बूटिंग, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है उसको बोलते हैं अपन कोल्ड बूटिंग। जब अपन उसको रिस्टार्ट करते हैं एल्ट के साथ F4 करके पावर में जाके अगर आप उसको रिस्टार्ट मारते हैं तो उसको अपन वार्म बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, ध्यान रखना। तो विशेषकर की कॉम्बिनेशन का यूज करके या मेन्यू का यूज करके अगर आप कोई कंप्यूटर को रिबूट करते हो तो वो हमारा वार्म बूटिंग कहलाता है, ठीक है। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होता है उसे कहते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में जो बैकग्राउंड में कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है आप उसको होल्ड करना चाहते हो तो उसका जो आइकन होता है उसे बोलते हैं हम सिस्टम ट्रे, ठीक है। सिस्टम ट्रे में क्या कर सकते हैं, हम हमारे प्रोग्रामों को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी। निम्न में से कीबोर्ड की होम कीज में शामिल है। हमारे कीबोर्ड में जो कीज होती हैं, ठीक है ना, सेंटर में, ऊपर और नीचे, उसमें होम की जो होती है हमारी यानी कि बीच की जो की होती है, ठीक है ना, जैसे ये 3 होती है हमारे कीबोर्ड में, ठीक है ना। ये हो गया हमारा टॉप की, ये मिडिल की, ये हमारी
लोअर की। जो होम की होती है बीच की, उसकी की कौन कौन सी होती है? वो होती है ASDF और JKL कोलन। ये हमारी होम की बोलते हैं इसको कीबोर्ड में, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हमारी सबसे ऊपर की हो जाती है, ये हमारी सबसे नीचे की हो जाती है। ठीक है, बट ये जो है ये तो हमारी कॉम्बिनेशन की है, ये उसमें नहीं आता। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आप न्यू फोल्डर बनाना चाहते हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन की प्रेस करेंगे। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27, डेस्कटॉप पर सेव किए गए फाइल या फोल्डर का पाथ क्या होता है? अगर आपने कोई फाइल या फोल्डर डेस्कटॉप में सेव किया है तो आप उसके पाथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका पाथ क्या है? ऑप्शन ए सी यूजर VMU डेस्कटॉप, सी यूजर डेस्कटॉप, सी यूजर पब्लिक डेस्कटॉप, या नन ऑफ दीज। तो देखो, अगर आपने कोई फोल्डर डेस्कटॉप पे सेव किया है, फाइल डेस्कटॉप पे सेव करी है आपने, तो उसका जो पाथ होगा वो होगा ए, यानी कि सी उसका जो है वो ड्राइव हो जाएगा। क्योंकि डेस्कटॉप पे जो भी फाइल अपन सेव करते हैं या कोई भी फोल्डर बनाते हैं ना, तो उसका जो फाइल का जो पाथ होता है वो जो सी ड्राइव होता है वही होता है। इसके अलावा डी और ई नहीं होएगा। अगर आपने डी और ई में अगर कोई फाइल सेव करी है तो शुरू में आपको डी दिखाई देगा, ड्राइवर, फाइल ड्राइवर, ठीक है ना। बट सी जो होता है वो स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि अपने जो फोल्डर या फाइल बनाई है वो अपने डेस्कटॉप पे बनाई है। और डेस्कटॉप क्या होता है ना कि वो सी ड्राइव से सीधा लिंक होता है, ध्यान रखना। इसलिए जब भी अपन कंप्यूटर में कोई विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं तो डेस्कटॉप में रखी हुई सारी फाइलें भी उड़ जाती है, क्योंकि डेस्कटॉप का, डाउनलोड का, डॉक्यूमेंट का, पिक्चर्स का, ये सारा सबका लिंक किससे होता है? सी ड्राइव से ही होता है हमारा। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? मेन ड्राइव हो गया। यूजर सी ड्राइव के अंदर एक फाइल होती है जिसको यूजर बोलते हैं, उसके अंदर भी VMOU, या आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम का क्या नाम रखा है? जैसे मान लो मेरे कंप्यूटर सिस्टम का नाम मैंने स्टेप रखा है, मैंने मेरे कंप्यूटर का नाम स्टेप रखा है। जैसे मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ तो स्टेप कंप्यूटर लिखा हुआ आता है, तो यहाँ फिर हमारा क्या आता है? स्टेप लिखा हुआ था। यहाँ जैसे मेरा नाम हेमंत है, अगर मान लो मैंने मेरे नाम से अगर उस मेरे सिस्टम फाइल का नाम हेमंत रखा होता तो यहाँ VMOU की जगह हेमंत आता और ये आगे डेस्कटॉप आता। जो भी आपने अपने कंप्यूटर का नाम रखा है ना, वो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे अभी VMOU दिख रहा है, बट अगर आपने अपने कंप्यूटर का नाम अगर स्टेप हेमंत या आपने अपने नाम से रखा होगा वो दिखाई देगा, उसके बाद डेस्कटॉप लिखा हुआ आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आप फाइल फोल्डर का नाम कैसे बदल सकते हैं? अगर आप अपने कंप्यूटर में अगर आप कोई फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप कैसे बदलेंगे? फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन पे जाके, ये सही है। कीबोर्ड में F2 प्रेस करके, ये भी सही है। फाइल फोल्डर पर 2 बार क्लिक करके, तो आप इन तीनों का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तीनों का यूज कर सकते हैं अगर आपको अपने फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना है। ठीक है ना, तो राइट आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। इंटरनेट के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। कंप्यूटर जो फाइल प्राप्त कर रहा है क्लाइंट, और जो भेज रहा है वो सर्वर होता है। कंप्यूटर जो फाइल प्राप्त कर रहा है वो सर्वर, और जो भेज रहा है वो क्लाइंट होते हैं। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प गलत हैं। देखो, जो कंप्यूटर में इंटरनेट से फाइल प्राप्त कर रहा होता है ना, उसको बोलते हैं अपन क्लाइंट, और जो फाइल या डिटेल वगैरह भेज रहा है, हमें रिजल्ट दे रहा है, उसको बोलते हैं अपन सर्वर। ठीक है, तो जो फाइल प्राप्त करता है वो हमारा क्लाइंट होता है, और जो भेज रहा होता है उसको अपन सर्वर बोलते हैं इंटरनेट की लैंग्वेज में। तो राइट आंसर ए। मॉडेम के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। मॉडेम डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग में और एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल में परिवर्तित करता है, ये सही है। मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है, ये भी सही है। मॉडेम 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये भी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी कथन क्या है? हमारे सत्य हैं। राइट आंसर डी। किस इकाई में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की गति को मापा जाता है? तो ब्रॉडबैंड की गति को, स्पीड को अपन MBPS में मांगते हैं, मेगाबाइट पर सेकंड में मापते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी। इंटरनेट और इंट्रानेट नेटवर्क में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP या IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इंटरनेट प्रोटोकॉल, या SMTP। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट और इंट्रानेट, इन दोनों प्रोटोकॉल इन नेटवर्कों में अपन TCP और IP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, इंटरनेट जहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क होता है, ग्लोबल नेटवर्क होता है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। बट इंट्रानेट एक प्राइवेट निजी नेटवर्क होता है, जहाँ पे वहाँ के काम करने वाले व्यक्तियों के लिए ही वो नेटवर्क तैयार किया गया होता है। तो इंट्रानेट कोई भी यूज नहीं कर सकता, सिर्फ वहीं के व्यक्ति यूज कर सकते हैं जिस व्यक्ति में फर्म में वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इंटरनेट हर कोई यूज कर सकता है, इंटरनेट चलाने वाला भी यूज कर सकता है, बट इंट्रानेट को कोई भी यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ वहीं उसी लोकल जगह पे यूज होता है, ध्यान रखना। ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो जहाँ पे इंटरनेट एक ग्लोबली नेटवर्क है, इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है।
ठीक है, तो इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो टीसीपी यूज होता है और आईपी यूज होता है। राइट आंसर सी। जीमेल के माध्यम से आप किसी व्यक्ति को कितने एमबी तक फाइल अटैच या जोड़कर भेज सकते हैं? तो अगर आप कोई जीमेल के माध्यम से किसी को फाइल भेजना चाहते हैं तो आप 25 एमबी से ज्यादा की फाइल नहीं भेज सकते। ठीक है, 25 एमबी मिनिमम या मैक्सिमम इसमें साइज होता है, साइज फाइल का। अगर आप 25 एमबी से ज्यादा की फाइल भेजना चाहते हैं तो आपको गूगल ड्राइव के माध्यम से आपको फाइल भेजनी पड़ेगी फिर। ठीक है ना, आप जीमेल के माध्यम से नहीं भेज पाएंगे, गूगल ड्राइव के माध्यम से आपको 25 एमबी से ज्यादा की फाइल भेजनी पड़ेगी। पोर्टल की मदद से आप स्कूल में सीटों की संख्या, प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन, फॉर्म वितरण इत्यादि विवरण देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरटीई पोर्टल, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से आप स्कूलों में सीटों की संख्या देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रवेश के आवेदन देख सकते हैं, फॉर्म वितरण कर सकते हैं। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35, फास्टैग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन की एक विधि, अहमदाबाद और मुंबई हाईवे की भी 2014 में शुरू किया गया है और फास्टैग की वैधता 5 वर्ष की होती है। तो ये तीनों हमारा ऑप्शन राइट है, ये तीनों विशेषताएं हमारे फास्टैग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन है, आपको आपके अकाउंट से सीधा ही पैसा कट जाता है अगर आपने फास्टैग में रिचार्ज करवा रखा है तो। और जो भारत का जो पहला जो फास्टैग था वो अहमदाबाद और मुंबई के हाईवे में 2014 में शुरू हुआ था और फास्टैग की वैधता 5 वर्ष होती है, उसके बाद आपको दोबारा इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो राइट आंसर डी। तो ये थे हमारे टोटल 35 क्वेश्चंस, नए सिलेबस पे आधारित, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन जो है हमारे राइट आउट हुए हैं। ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए, नेक्स्ट पेपर के लिए आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा पेपर करके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।